कल आप गाँव में चले जाएँ, लोग आप दौड़कर पुलिस के पास आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हर कोई मतलब बेहिचक और पुलिस के पास अपनी कोई भी फरियाद लेकर। और हम जैसे सीएनजी मीटिंग में जाते हैं, जनता इसका शिकार होती है। जनता इसलिए होती है कि आमजन में कहीं न कहीं लालच आ जाता है। यदि वो अगला उनको प्रलोभन देता है, उस प्रलोभन के वो शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। अब सोशल मीडिया में या कैसे भी कहें, कुछ उसके मतलब सदुपयोग तो बहुत कम है, लेकिन दुरुपयोग बहुत ज्यादा है। ऐसे जो जनित कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव है, उनके बारे में सचेत किया जाए तो वो भी जाकर आगे भी बताएंगे। सर, आप जितना पुलिस की भर्ती में जितना जॉलीवुड देखे हैं, वैसे आप रियल लाइफ में भी उतना ही है। काफी लोग हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। आज ये इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए हम लाए हैं, हमारे साथ बैठे हैं मुन्ना राम जी, जो कि अतिरिक्त जिला अधीक्षक पुलिस में है करौली में। तो सर, आप खुद इनका परिचय दें ताकि दर्शक आपसे जाने। मुन्ना राम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली, 2011 बैच का अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं सीओ मुसावर भागपुर, सीओ अगलेरा झालावाड़, सीओ मॉडल भीलवाड़ा, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस एसओजी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीड और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय। तो सर, सबसे पहला हमारा सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि काफी टाइम से भी वाकई देखते हैं लोगों में पुलिस से बना हुआ होता है, जबकि ये वह सिर्फ अपराधियों में होना चाहिए, नहीं कि आमजन में। और पुलिस की भी ये कोशिश रहती है कि लोगों में भय न बने, खाली अपराधियों में रहे, पर लोग फिर भी डरते हैं। ऐसा क्यों है? कोई और वजह है या फिर क्यों है? अब तो ऐसा नहीं है। पुलिस एक तरह से आमजन के मित्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और रक्षक के रूप में कार्य करती है। आप गांव में भी चले जाएं तो कोई ऐसा जमाना पहले हुआ करता था, हो सकता है कि पुलिस को देखकर लोग भयभीत होते थे, लेकिन आजकल आप गांव में चले जाएं, लोग आप दौड़कर पुलिस के पास आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हर कोई मतलब बेहिचक और पुलिस के पास अपनी कोई भी फरियाद लेकर। और हम जैसे सीएनजी मीटिंग में जाते हैं या फिर और भी स्कूलों में प्रोग्राम होता है या कहीं भी होता है, तो अब जनता पहले की तरह नहीं है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो आमजन यहाँ पर जो हम लोग फरियाद देके आते हैं, भले पुलिस अधीक्षक हो या पुलिस अधीक्षक है या ऊपर के भी अधिकारी है, उन अधिकारियों से मतलब आमजन या फरियादी भी हिचक मिलते हैं और वो अधिकारी भी मिल रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अपराधियों में भय होना चाहिए और पुलिस में जो है आमजन में मतलब पुलिस के प्रति एक तरह से विश्वास की भावना से चाहिए। और अब पुलिस पहले भी और अभी इसका खरीद कर लिया और राज्यों में वास्तव में वही है। इसके आपने आंकड़े उठाकर देख लो या फिर किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, या वो बात सही है कि पुलिस अपराधियों में भय पैदा करने में सफल रही है। आप करौली का उदाहरण देख लो, किसी समय डकैत प्रभावित इलाका हुआ था, उस डकैत प्रभावित इलाके में आमजन को मतलब थोड़ा सा ऐसे भय युक्त वातावरण में रहना पड़ता था। लेकिन आज देख लीजिए, कहीं डकैत नहीं, डकैत सब मारे गए। और ये आम जन में पुलिस का सबसे बड़ा मतलब विश्वास पैदा करने का बहुत बड़ा उदाहरण है। एक सर, जब जैसे आपने कोई भी मुहिम चलाई होती है और लोगों में मुहिम के दौरान जब कड़ाई से पेश आया जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए, उसकी जान के लिए भी ये पेश आया जाता है, और जब तक सख्ती रहती है तब तक लोग ढिलाई ना देते हुए उस पर उन कार्यों की पालना भी करते हैं, उन नियमों की पालना भी। जैसे कि आदि में आपने पिछली बार हेलमेट में जो योगदान रहा, वो काफी बहुत ज्यादा रहा, लोगों में काफी प्रचलन रहा इस चीज का, और इसका फायदा भी मिला लोगों को, और लोगों में काफी जागरूकता भी बढ़ी है, अपने देखा है पिछले साल से। लेकिन जब से थोड़ी बहुत तो शायद इसमें ढिलाई बढ़ती गई या फिर लोगों को खुद में समझ में कमी आई रही, तो लोगों में शक्ति कम होने के कारण तो वो उसको थोड़ा ढीलापन में ले गए। अब लोग काफी कम होने लगे हैं कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो नहीं लग रहा है चालान, तो अब नहीं पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कैसे है? ये बात सही है। कोई भी अभियान जब तक
पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, कोई भी अभियान चलाती है तो उस अभियान में उसको सफल होने के लिए एक तरफ तो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है, कार्मिक है, वो उसको लागू करते हैं, लेकिन यदि जनप्रतिनिधि और आम जन उस अभियान में उतनी रुचि लेकर यदि उसमें सहयोग करते हैं तो वो अभियान सफल होता है। जैसे कि आपने ये बताया कि हेलमेट लगाओ जान बचाओ अभियान जो हमने 1 जनवरी 2025 से शुरू किया था, तो क्योंकि हमने इसको एक बहुत ही बड़े स्तर पर एक अभियान के रूप में लिया था, तो उसके कारण आमजन भी इसके प्रति बहुत जागरूक हुआ और लगभग एक समय ऐसा आ गया कि करौली में शहर में तो लगभग 70 से 80% लोग हेलमेट लगा के चल रहे थे। तो हमने एक मतलब एक स्टेज तक लोगों में कम से कम ये जागरूकता, ये बात तो कम से कम उनके दिलो दिमाग में बिठाई दी कि हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए अपन हेलमेट पहने, केवल पुलिस के चालान के डर से नहीं, अपने अनमोल जिंदगी की रक्षा के लिए हेलमेट पहने। फिर देखो हमेशा कोई एक ही अभियान इतना लंबा नहीं चलता है और पुलिस के पास में भी बहुत सी मतलब और ड्यूटीज रहती है, तो उनके कारण रहो या कोई भी ऐसा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम उतना समय नहीं दे पाए। बाद में कहीं केला दिन मेला आ गया या और भी कई विशेष और भी अभियान चल रहे हैं, जैसे साइबर ब्रॉडबैंड अभियान है, इधर ऑपरेशन स्मैश डाउन भी चल रहा है और भी विशेष काम चल रहे हैं। तो वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जनता जागरूक है और उसी में बड़ी रुचि लेकर इसको और अच्छे तरीके से मतलब इसमें हेलमेट लगाने के प्रति लोगों का हेलमेट लगाएगी। और जो ये भी सही है कि यदि इस अभियान से करौली जिले में जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मृतक और घायलों की संख्या वो उसमें भी बहुत कमी आएगी। तो हाँ, ये जरूर है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो मतलब थोड़ी अन्य प्रवृत्ति नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कानून को लागू करने के लिए सख्ती से पेश आना जरूरी होता है वो, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए समझाइश खूब होती है। एक चीज और है कि हम केवल चालान ही इसका समाधान नहीं है, क्योंकि चालान तो देखो गरीब आदमी है, मान लो दिन भर मजदूरी कर रहा है, अब वो दिन में 500-600 रुपए कमाता है, अब वो मोटरसाइकिल में 100 रुपए का तेल भरवा कर लेके जाता है, 400-500 रुपए अपने दाल रोटी के लिए कमा के ले जाता है। अब मान लो वो हमारी नाकाबंदी में पकड़ा गया और वहां उसका चालान हो गया, तो उसके तो 500-700 गए, तो उसके तो पूरे दिन की मजदूरी गई। अब वो हेलमेट उसने नहीं लगाई, ये उसकी गलती है, ये उसकी जागरूकता का अभाव है, उसकी लापरवाही हो सकती है, लेकिन वो कानून तोड़ने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वो कानून की पालना करना उसको नागवार है या फिर वो उद्दंड प्रवृत्ति का है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी अज्ञानता के कारण या फिर उसकी किसी कारण से, तो हम ऐसे लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा उनको समझाइश कर रहे हैं कि भाई आप हेलमेट को लगाओ, या और भी अभियानों की इस तरह से समझाइश के तौर पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहे हैं। अभी सर आपने बीच में बात की थी जो भी आपने स्मैक आउट चलाया था साइबर फ्रॉड के लिए भी काफी चला था, विचार भी किया था। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि सिमावी जी में भी और आपने जो अभियान चलाया था संपत्ति वाला और स्मैक आउट वाला, उसमें काफी लोग पकड़े भी गए और काफी केसेस भी मिले हैं। तो उसमें क्या प्रगति रही है अपनी पुलिस आपके डिपार्टमेंट की? देखो करौली जिले में मतलब जो स्मैक का नशा है, ये वास्तव में समाज के लिए नाशो है। आजकल का युवा और विशेष रूप से 20 साल से लेकर 40 साल का वो युवा जो स्पेशली मजदूर वर्ग है, तो या तो पत्थर कटिंग के ज्यादातर कार्य में लगा हुआ है, भले वो बाहर साउथ इंडिया में जा रहा है या फिर स्टेट गुजरात या कहीं जाता है, और या फिर वो करौली से बाहर जयपुर या बड़ी शहरों में जो पत्थर कटिंग का काम कर रहा है, मुझे मार्कल का उसमें, तो वो ज्यादातर कारीगर और मजदूर है, वो इस नशे की गिरफ्त में आ रहा है। एक मतलब मेरी जानकारी में हमने जो पिछले जो भी वो पकड़ रहे हैं उसके आधार पे है, तो वो लोग क्या है कि ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम में काम करने के लिए, ज्यादा पैसे या कोई काम है वो उसको ज्यादा करने के लिए, तो वो इस तरह से नशे के आदी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने ये देखा कि गांव के अंदर इस तरह के युवा स्मेल के नशे से न केवल खुद बर्बाद हो रहे हैं, अपना घर परिवार उनका पड़ोस और वो बर्बाद हो रहा है। और उसकी
का मतलब एक समाज पर एक बहुत बुरा नकारात्मक प्रभाव। और कुछ कुछ आपको ऐसे उदाहरण जाएंगे जहाँ पर वो लोग अपने खेत भी बेच रहे हैं इसके लिए। तो एसपी साहब ने ये एक विशेष अभियान ऑपरेशन स्मैक आउट चलाया। उस अभियान के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि हम गांव में जाएं, गांव के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, स्कूलों में हम जाकर जनता को जागरूक करें, आम जन को जागरूक करें कि आपके गांव में इसमें बिक्री है तो आप हमें बताएं, हम आपका नाम गुप्त रखेंगे, हम उसमें से अच्छी सी कार्रवाई करें। दूसरा, दूसरे खास सूचना एकत्र करो और अन्य स्रोतों से तस्करों के बारे में जानकारी करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो दोनों मोर्चों पर हमने काम किया और उसका रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो कई गाँव में गए, जैसे एक अगरी गाँव है सदर में, वो इसमें के कुख्यात है, हम गए वहां समझा इसकी। उसके बाद में हमने हमें जो सूचनाएं मिली, उसके बाद में हमने वहां पर उसके आधार पर वहां के जो कुख्यात तस्कर थे वो देखना मुकदमे दर्ज हुए। इसी तरह कसाई है, राजौर है, और भी बहुत से समुदाय इलाके के गाँव है। तो उन गाँव में एक सौंप गाँव है दादोदी के अंदर, वो तो वहां पर भी वो इसमें के नशे के लिए जो युवा है, बहुत से युवा इसमें के नशे के गिरफ्त में, तो उनमें हमने जागरूकता फैलाई। तो उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आए कि लोग वास्तव में अपने गांव में मीटिंग करके नशा बेचने वाले और नशा करने वाले उनके खिलाफ सख्त निर्णय ले रहे हैं। दूसरा, हमने 2025 में ऑपरेशन स्मैक आउट चालू होने के बाद लगभग 800 मुकदमे हमने दर्ज कर, लगभग 131 हाँ 131 मुलजिमों को गिरफ्तार किया और लगभग 1 किलो से ज्यादा स्मैक पकड़ा गया। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और जो बहुत से तस्करों को हमने 2024 में और कुछ 2025 में सलाह की मिला और उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और आगे भी है। हमारा एसपी साहब का, हमारा और सभी का यही है समय की भी करौली जिले में जो इस स्पेन का जो दंश है, इसको हम खत्म करें और युवाओं में नया जोश और जागृत दिलाए, समाज में एक तरह की ऐसी वातावरण पैदा कर दे जिसमें का नशा समाज के लिए तरह से जहर पेश। आगे जो आपने बात की थी सर, साइबर फ्रॉड में भी करौली पुलिस ने काफी काम किया है, आपने भी काफी समझाया कि सर ने। तो साइबर फ्रॉड में जो भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा जो भी इंटरनेट का जाल है बिस्ता जा रहा है, सोशल मीडिया पर ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। कई तो लोग डिजिटल अरेस्ट भी हम देखते हैं, काफी केसेस भी मिले हैं, और लिंक वगैरह भेजते हैं, कार्ड वगैरह की भी लिंक हमने देखी थी, उस पर क्लिक करके इसको देखे काफी उनको प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपकी लॉटरी लग चुकी है, पहले आप अपना अमाउंट जमा कराएं। बैंक वगैरह से भी उनको काफी कॉल भी आते हैं। पर जिन लोगों में जागरूकता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोगों में जागरूकता नहीं है, हालांकि वो सोशल मीडिया का उपयोग तो करते हैं, 5G का जमाना है, लोग 5G मोबाइल भी यूज करते हैं, पर उतनी जागरूकता नहीं है कि वो उसको समझ सके। तो इस बारे में आपका क्या मानना है और कैसे आपके डिपार्टमेंट में इसमें भी थोड़ी तरक्की हासिल की है बहुत ज्यादा? देखो, साइबर फ्रॉड इन वर्षों में, पिछले 4-5 वर्षों में पूरे देश में एक तरह से नया टेक्नोलॉजी आधारित एक अपराध जो है वो पैदा हुआ। इस अपराध में भी ज्यादा देखा जाए तो युवा ही संलग्न है। और आपको ताजुब होगा कि इसमें वो युवा है जो मतलब बहुत ही अच्छे शिक्षा प्राप्त है और जो अच्छे परिवारों से हैं और बहुत ही शार्प माइंडेड है, ऐसे युवा भी है। और साथ साथ में ग्रामीण युवा है, अनपढ़ युवा है। तो लोगों में, आज के युवाओं में विशेष रूप से बहुत जल्दी मतलब धनवान बनने और बहुत जल्दी अपनी जीवन को लग्जरी लाइफ के रूप में जीने का मतलब एक तरह से लालसा पैदा होगी। तो यदि वो लालसा पैदा होना तो ठीक है, यदि वो मेहनत करके और बहुत अच्छे अपने स्मार्ट तरीके से यदि वो अपना व्यवसाय करके या अपनी बुद्धि का सकारात्मक सदुपयोग करके यदि वो इस तरह से पैसे कमा के लग्जरी लाइफ जीते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो गलत तरीकों से यदि इस तरह से पैसे कमाकर, बिना मेहनत किए पैसे कमाकर और वो इस तरह से लग्जरी लाइफ जीना चाहे, इसलिए वो शॉर्ट तरीके अपनाते हैं। उसमें है ये तस्करी करना, जिस किस्म की तस्करी है, एनडीपीएस के और पदार्थों के, अन्य पदार्थों की तस्करी है, या फिर ये साइबर फ्रॉड है। तो साइबर फ्रॉड के पीछे मंतव्य ये है,
जनता इसका शिकार होती है। जनता इसलिए होती है कि आमजन में कहीं ना कहीं लालच आ जाता है, यदि वो अगला उनको प्रलोभन देता है, उस प्रलोभन की वो शिकार हो जाते हैं। और दूसरा एक कारण रहता है आमजन की अज्ञानता। तो ये आपकी बात सही है। पहले वर्तमान एसपी साहब हैं, ये श्रीमान ब्रजेश जी उपाध्याय, ये पहले डीएसपी रही और मैं इनके साथ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दे रहा हूँ। तो वहां क्या है कि रीग जिला भारत में कुख्यात है साइबर फ्रॉड के लिए। क्या पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पहले एसपी साहब ने और बाद में जो नए एसपी साहब हैं राजेश सिंधिया और विशेष रूप से जो राहुल प्रकाश जी उन्होंने बहुत अच्छा इसमें कार्य किया और जो देश पूरे में क्या था उसमें साइबर फ्रॉड में बहुत ज्यादा कमी आई। तो हमने वहां से बहुत सी चीजें सीखी। बाद में जब यहाँ आई तो एसपी साहब ने हुई, यहाँ पर भी साइबर फ्रॉड इतना नहीं है जितना अन्य जिलों में, लेकिन इस स्वाई माधोपुर के प्रभाव के कारण यहाँ पर भी युवा है छोटे मोटे साइबर फ्रॉड में संलग्न हो रहे हैं। और कुछ यहाँ के युवा यदि यहाँ पर शक्ति हुई है तो बाहर माइग्रेट हो गए, जयपुर चले गए, अन्य जिलों में या अन्य जगहों पर चले गए, वहां पर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं और ऐसी शिकायतें आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी हमने साइबर फ्रॉड जागरूकता अभियान चलाया। सबसे पहले तो आम जन में साइबर फ्रॉड में के प्रति जागरूक कि हम लोगों को ये तरीके हैं, जैसा हमने ये बताया कि भाई कोई भी अनजान लिंक है, उस अनजान लिंक को आपको ओपन नहीं करना है। एबी के फाइल का लिंक हो या कोई भी आपको यदि आधार कार्ड का अपडेट करना है या आपकी कोई पेंशन बंद हो गई है या फिर आपकी सिम बंद हो गई है, ऐसे कोई मर्जी कॉल आते हैं, या फिर आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके और आपको पैसा दुगना तिगना करने का लालच दिया जाता है, या ये डॉलर का भी मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट का या उसको डॉलर को रुपये में बदलने का जो इन तरह से चल रहा है। अन्य कई तरीके हैं, जैसे एजेंसी लगाने के नाम पर आपको आपकी ये मोटरसाइकिल की एजेंसी दे देंगे, आपको गैस एजेंसी दे देंगे, और भी इन तरीकों से आम जन को पास में कॉल आते हैं, लिंक आते हैं, उन लिंक के माध्यम से आम जन ठगी का शिकार होना है। तो इसलिए हमने प्रयास किया स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर पोस्टरों को बनाया और सोशल मीडिया में ज्यादा से प्रचार प्रसार किया कि भाई जनता इस तरह से अपने साइबर फ्रॉड के का शिकार होने से बच जाए। वहीं के आजकल जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय उन्होंने आईपीसी करके एक स्पेशल वहां पर एक विभाग खोल रखा है, जिसमें साइबर पूरे देश में साइबर फ्रॉड के जो होते हैं वो लड़ने के लिए और पूरे देश की जो जांच एजेंसियां हैं, पूरे देश की पुलिस है, उसको एक ही प्लेटफॉर्म लाने के लिए बहुत सा अच्छा टेक्निकल रूप से सपोर्ट देने के लिए आईपीसी का बनाया गया है। तो उसके मार्फत हमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिलती है और कुछ लोकेशन भी मिलती है कि भाई हमें बताया जाता है कि आज आपके जिले में साइबर फ्रॉड किया हुआ व्यक्ति वो वहां पर उसका लोकेशन वहां है। तो उसके आधार पर भी हम उन लोगों को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा तो आम जन से ये अपील है कि आप साइबर फ्रॉड के करने के लिए जो आपके पास एक कॉल, वीडियो, मैसेज या अन्य तरीके से यदि आपको कोई लालच दिया जाता है तो आप उस पर तुरंत विश्वास न करें। और आपके जो घर परिवार में पढ़ा लिखा है, परिचित है, या आपके आस पड़ोस में इस तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे आप संपर्क करें। खुद हर चीज को पहले वेरीफाई करें और बाद में ही इस तरह के कार्यों में या ऑनलाइन कोई आपको कार्य करवाना है तो वो कार्य अधिकृत एजेंसी से करवाएं। क्योंकि साइबर फ्रॉड में सावधानी ही सबसे बड़ा उपचार या बचाव है। जितने आप सावधान रहेंगे उतने ही आप साइबर फ्रॉड से बच के रहेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई साइबर फ्रॉड ठग मिनटों में वो आपके खाते को साफ कर देते हैं और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सावधान रहें, सजग रहें। अभी सर काफी बच्चे जो भी हमारे बताते हैं हमें कि आप सब जगह स्कूल में भी जाते हैं और उन्होंने सवाल किया था कि सर एक मोबाइल के जो भी लत लग चुकी है एक प्रकार से, उस पर अच्छा व्यू पॉइंट बताते हैं, वो अच्छी तरह समझाई सिखाते हैं। आप बताते हैं क्योंकि आपने स्कूलों में दिया है तो बच्चे भी बता रहे थे हमें। तो आप हमें ये बताइए कि जो भी सोशल मीडिया से
बच्चे लगे हुए हैं आजकल। और खाली बच्चे ही नहीं, क्योंकि उनके जो माँ बाप है वो भी हम देखते हैं कि काम से आते हैं और फिर रील देखने लग जाते हैं, फेसबुक पर लग जाते हैं, जो भी लग जाते हैं, फिर उनको देखते हैं उनके बच्चे भी, उनको देखने का मन करता है, फिर वो भी देखते हैं। तो किस प्रकार से इस लत को थोड़ा कम किया जा सकता है, किस प्रकार से समझाइश की जा सकती है, इसमें आपकी क्या राय है? मेरा तो ये कहना है कि मोबाइल का सदुपयोग है और दुरुपयोग भी है, लेकिन ये अपने ऊपर निर्भर है करता है कि हम उसका सदुपयोग करें या उसका दुरुपयोग। विशेष रूप से विद्यार्थियों को तो मेरा कहना है कि यदि आप 10वीं 12वीं तक अध्ययन करते हैं तो जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी हो, यदि आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं या आईबीएसई की यदि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से पढ़ रहे हैं, इनकी पाठ्य पुस्तकें इतनी पर्याप्त है कि आपको अतिरिक्त एक्स्ट्रा किसी भी तरह की कोई ऑनलाइन क्लास की जरूरत है, ना कोई अतिरिक्त किसी, जो आपको विद्यालय में पढ़ाया जाता है उस जो पढ़ी हुई सामग्री को आप अच्छे से उसका रिवीजन करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं और उसी के आधार पर अध्ययन करें। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेने का जो प्रचलन है या जो अभिभावक है, ज्यादा से ज्यादा अपने जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए जो उसको उनको किसी प्रकार का जो दबाव देते हैं या कहते हैं कि बेटे इतने प्रश्न बना था, और जो विशेष रूप से अभिभावकों में भी मैं देख रहा हूँ कि उनमें एक ही चीज उनके जो जुनून है कि मेरा बेटा बेटी बोर्ड में अधिकतम अंक लाए, कहीं 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 टॉप करे, क्लास में टॉप करे, स्कूल में टॉप करे, परसेंटेज अगर फिर वो ब्लॉक में टॉप करे या फिर जिले में टॉप करे या स्टेट में टॉप करे। तो इस कारण से क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि वो इस विद्यालय में भी अपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं और फिर घर आके ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो वो कारण है। लेकिन वो तो ठीक है, मान लो लेते हैं तो कोई ले सकते हैं, चलो ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि आप पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन करें। उसके कारण क्या होता है, अभिभावक भी विशेष रूप से आजकल जो वो जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया। अब सोशल मीडिया में या कैसे भी कहें कुछ उसके मतलब सदुपयोग तो बहुत कम है, लेकिन दुरुपयोग बहुत ज्यादा है। तो सोशल मीडिया पर विशेष प्रकार की रील डालना, वहां पोस्ट डालना, वीडियो डालना, वो जो चीजें उससे जो थोड़ा बहुत कुछ है वो, जिनके ज्यादा व्यूज होते हैं, जिनके ज्यादा फॉलोवर होते हैं, तो उनके कुछ पैसा आ जाता है। तो वो एक दूसरे को युवाओं में भी एक लालच पैदा हो जाता है कि भाई वो इतने कमा रहा है, मैं भी इतने कमाऊं, फिर वो उल्टे सीधे कंटेंट और वगैरह डालने शुरू कर देते हैं। और बच्चे भी क्या करते हैं, उन उल्टे सीधे कंटेंटों को पढ़कर उनमें ही ज्यादा रुचि लेने लग जाते हैं। तो जब वो परिवार में कोई माँ बाप है या भाई बहन है, वो जब जिस जिस मोबाइल पे वो सोशल मीडिया के जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो जब जैसे मोबाइल छोड़ते हैं तो उनके बच्चे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो परिवार में ऐसे ही वातावरण देख रहे हैं। और दूसरी एक और लत है, वो लत है ऑनलाइन गेमिंग की। बहुत ज्यादा। तो बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम, पहले फ्री वाले ऑनलाइन गेम खेलते हैं, फिर बाद में वो पेड ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो जो उनके परिजन है वो भी सोचते हैं कोई बात है, बच्चा थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लेता है। तो एक तो ऑनलाइन गेमिंग हो गया, एक सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार के जो इस तरह से रील है, वीडियो आते हैं, पोस्ट आती है, इस तरह की सामग्री आती है, तो बच्चे क्या है, तब वो बालमन इस तरह का होता है कि उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तीसरी चीज है उनके परिवार में जो भी बड़े भाई बहन है या जो मान लो, या फिर उनके परिवार से उनके माँ बाप है, वो भी उसी में सनक करते हैं। इस कारण से बच्चे भी उस अपने को रोक नहीं पाते हैं और वो सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल देखने की लत पड़ जाती है। पढ़ाई और अन्य जो खेल है वो छूट जाते हैं और बच्चे हैं वो अच्छे से है वो अपने जो जो उनका उद्देश्य होता है, अपने जो करियर निर्माण का, उससे वो भटक जाते हैं। तो मेरा तो अभिभावकों से सबसे ये निवेदन है कि मोबाइल कम से कम बच्चों से दूर रखें। और यदि बच्चों को आप मोबाइल देना उचित समझते हैं तो आप विशेष टाइम पर बच्चों को आप मोबाइल दें और बच्चे उसमें से जो उपयोगी सामग्री उनके लिए अध्ययन के लिए हो या अन्य उद्देश्य से हो, वो देख लें। और स्पेशली रात में 7-8 बजे के बाद में कभी भी बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं दे, क्योंकि उसके बाद में बच्चे
किसी और से मतलब सोशल मीडिया पर किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद में बच्चों को मिसगाइड किया जाता है। मिसगाइड करने के बाद बच्चे जो है वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं और फिर वो हमें उसमें बताना पड़ता है। ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं। इसलिए मैं अभिभावक से मेरा निवेदन रहेगा कि आप बच्चों को मोबाइल देने में बहुत सावधानी बरतें। अभी सोशल मीडिया को लेकर जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं सर, वैसे ही आपने अभी देखा होगा कि एआई जनरेटेड वीडियोस, फुटेज, इमेजेस और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले लोग जो इन्फ्लुएंसर है वो एआई जनरेटेड बढ़ते जा रहे हैं। हम काफी केसेस में देखते हैं कि अब इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा एआई जनरेटेड है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनको चेक करना पड़ता है कि ये गलत है या सही है, ये वास्तविकता है या फिर ये जनरेटेड है। तो आगामी जो भी अगर मेरे हिसाब से हम जितना हिसाब से हम देख रहे हैं जितनी तरक्की हो रही है, जितना प्रोग्रेसिव है, तो अगले साल तक इतना हो जाएगा कि लोग पहचान नहीं पाएंगे। इससे लोगों में भ्रामकता भी बहुत करने वाली है। तो इसके लिए आप किस तरह से तैयारी करोगे और किस तरह लोगों को भी तैयार रहना चाहिए? देखो एआई पुलिस के लिए बहुत लाभदायक या सहयोगी भी साबित होगा। तो वही आम जन यदि जो पढ़े लिखे नहीं है या इसके प्रति जितने सचेत नहीं है या इसकी जो मूल इसकी टेक्नोलॉजी उससे वाकिफ नहीं है, तो वो लोग इस तरह से एआई से जनरेटेड वीडियो फोटो देख कर भी उसको हकीकत मान कर और उससे वो भ्रमित हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। ये आपकी बात सही है। लेकिन इसके लिए देखो इसका तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आम जन ऐसी चीजों के प्रति जागरूक हो। विशेष रूप से विद्यालयों में, कॉलेजों में विद्यार्थियों को एआई के लाभ और एआई से कुछ ऐसी जो कृतियां या एआई से जो जनित कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव है उनके बारे में सचेत किया जाए, तो वो भी जाकर आगे भी बताएंगे। यद्यपि जब एआई जनरेटेड वीडियो होगा और ओरिजिनल वीडियो होगा उसमें वैसे तो फर्क नजर आ जाता है, लेकिन आने वाले समय में इसके मार्फत ब्लैकमेल करना या फिर इस तरह के और भी कई अभी भी केस हो रहे हैं बहुत से। आप इस तरह के अपराध है वो बढ़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी में उसके साथ साथ है वो कई ऐसी चीजें भी आ जाती है कि वो हमको स्ट्रेस करना भी बहुत आसान होता है। एआई हमारे लिए बहुत ही उपयोगी इस रूप में हो जाएगा कि मान लो कहीं किसी अपराधी ने कोई अपराध किया, वो भारत में कहीं तो है रहने वाला, ठीक है, और उसने वो अपराध किया है। मैं उसका वीडियो या फोटो मिल गया, हम एआई के जरिए उसको बाद में आज कहीं भी खड़ा है, यदि रेलवे स्टेशन पर किसी वीडियो में कहीं आ रहा है और उसका डेटा हमारे पास में यदि एक जगह कहीं एक प्लेटफॉर्म पर है तो हम उसको उसमें इंसर्ट करेंगे, हमें पता चल जाएगा, तो वो अपराधी वो है, उसकी तो पहचान हो जाएगी। हाँ। और उससे संबंधित मान लो अपन जो भी है जैसे मतलब उसकी लोकेशन वगैरह वो सब उससे ज्ञात हो जाएगा। अब मान लो हमारे पास में जैसे उसने अपराध कर दिया और हमारे पास में 3 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो 3 दिन का पूरा वीडियो देख रहे उसकी सारी एक्टिविटीज। हाँ उससे पूरा मतलब हम तो उसमें कुछ व्यक्ति का फोटो उस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिला कर यही से तो हम 1 मिनट में जान लेंगे। तो यही हमारे लिए लाभदायक भी होगा और वही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। सर आप जितना पुलिस की भर्ती में जितना जॉलीवुड रहते हैं, वैसे आप रियल लाइफ में भी उतना ही है। काफी लोग हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। बहुत से लोग बोलते रहते हैं, मैं कभी लोगों से मिलता हूँ, मैं सर ऐसा ही जो कि महिला पुलिस थाना गया तो सर अनंतपुर में बीडी था, उनसे मिला था, उन्होंने भी बताया था उनके बारे में, काफी तारीफ करते हैं। बच्चे भी करते हैं जो जिन जिन स्कूलों में आप जानते हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम अटेंड कर पाते हैं, कर पाते हैं। और मैं आपको सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, काफी एक्टिव भी रहते हैं। और सो वैसे भी आप सोशल वर्क के तौर पे भी एक्टिव रहते हैं। तो इसे शुरू से ही ऐसे था या फिर पुलिस ज्वाइन करने के बाद या फिर पुलिस से पहले ही? नहीं वैसे तो मैं सोशल एक्टिविस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आदमी को अपने जो अपनी पदीय कर्तव्य है, जो मेरी ड्यूटी है, इस ड्यूटी के साथ साथ यदि मौका मिले जितना समय मिले तो उसको
सामाजिक कार्यों में या सामाजिक जागरूकता में भी उसको कुछ न कुछ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यदि भी इस पद पर रहते हुए या पुलिस में नौकरी करते हुए इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन जितना समय मिलता है उसकी इस नौकरी करते हुए तो उस समय का सदुपयोग करते हुए कभी कभार सामाजिक कार्यों में हिस्सेदार निभाता हूँ। अब यहाँ रहते हुए ऐसे मौके मिल जाते हैं, जैसे मान लो कोई विद्यालय का कहीं कोई ऐसा अवसर है तो वहां पर चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, या और कोई ऐसे समस्या संस्था है जहाँ ऐसे प्रोग्राम चला रहे वहां चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम एक तो जनता और पुलिस का इंटरेक्शन इंटरेक्शन हो जाता है, युवाओं से पुलिस का इंटरेक्शन हो जाता है, साथ साथ में हमें भी युवाओं के विचारों से रूबरू हो जाते हैं और हमें उनसे भी जानकारी होती है। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि थोड़ा आगे को सामाजिक होना चाहिए, जितना अवसर है उसके सामाजिक जो कार्य है उसमें भी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। अब ठीक है, यदि कि युवा यदि मेरी किसी एक्टिविटी को देखकर या फिर जो कहे कि जो विशेष रूप से विद्यार्थी है वो यदि प्रेरित होते हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। मैं पहले मतलब शिक्षक रहा हूँ और 8-9 साल मैंने सरकारी अध्यापक के रूप में नौकरी की है। और यदि मैं इस तरह से विद्यार्थियों मेरी किसी भी गतिविधि से या मेरे से विद्यार्थी प्रेरित होता है या मेरे से कोई मार्गदर्शन चाहता है तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि उसको मार्गदर्शन दूँ और वो एक अपना अच्छा करियर बना सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट इसलिए भी लेता हूँ कि मैंने विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तक भी लिखी है। कौन सी? कोशिश से कामयाबी तक का मैंने एक पुस्तक लिखी है। तो वो क्यों पुस्तक इसलिए है कि उसके अंदर एक पहली से लेकर और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक किन किन संस्थाओं में वो अध्ययन कर सकता है और वो किस किस फैकल्टी में अध्ययन कर सकता है और बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकता है, दोनों चीजें उस पुस्तक में है। तो उस हिसाब से भी मैं थोड़ा सा करियर मार्गदर्शन में भी रुचि रखता हूँ। तो इस तरह से विद्यार्थी या कोई भी युवा जो से इस तरह से बातचीत करते हैं या उससे मार्गदर्शन करते हैं तो मुझे भी इसको मार्गदर्शन करके थोड़ा सा अच्छा लगता है।